बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। हमारे वीक का 3 रोज़ आप हमें देखते हैं और आज हमारी वीक का पहला प्रोग्राम है। कुछ अच्छे नोट पर हम शुरू नहीं करेंगे, कुछ बुझे बुझे से हैं मेरे पैनलिस्ट भी, क्योंकि कल पाकिस्तान ने मुकाबला किया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। दूसरा वनडे मैच था जो पाकिस्तान को 5 विकेटों से जिसमें शिकस्त हो गई, थोड़ा सा बारिश से मुतासिर हुआ था मैच, उस पर डिटेल में बात होगी। उससे पहले जो पहला वनडे मैच था वो पाकिस्तान ने जीता था 5 विकेट से। तो पाकिस्तान की टीम अच्छा आगाज़ करके अचानक नीचे आई, इसकी क्या वजह है, इस पर डिटेल से बात होगी, बहुत डिटेल से हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की विमेन टीम ने T20 मैच जीत लिया आयरलैंड के ख़िलाफ़। मुनीबा अली की शानदार सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी है उनकी और दूसरी सेंचुरी आयरलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने बनाई है। उसके अलावा भी चलते चलते बहुत कुछ हम बात करेंगे। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे, विच इज़ अबाउट द कोचेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कुछ जो नए कोचेस हायर कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके लिए कल कराची में इंटरव्यूज़ होंगे। उन इंटरव्यूज़ की डिटेल भी हम आपको बताएंगे। तो आप, मेरा जाना पहचाना एक्सपर्ट आपके सामने है, तनवीर अहमद, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट फास्ट बॉलर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या लिखा, ये डॉक्टर्स की तरह से आपने कोई नुस्खा उसका लिखा है? हाँ, ये ज़रा तबीयत खुश करनी है सबकी। तबीयत खुश करने का आपने टॉनिक वॉनिक दे दिया। मैं जब नुस्खा लेके आता हूँ समझो तबीयत खुश करनी होती है। भाई आज सब अपने सीट बेल्ट आप बांध लीजिए। बिल्कुल बांध लें। आज भाई कुछ होने वाला है प्रोग्राम में। आज कुछ अलग ही मूड में तनवीर अहमद साहब नज़र आ रहे हैं, तो आज कुछ होने वाला है। कल कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की टीम ने आगाज़ किया था, पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया था, बारिश हो गई, बारिश के बाद मैच कर्टेल कर दिया गया, टारगेट पाकिस्तान ने दिया। तो पाकिस्तान की बैटिंग से बात करते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग, साइम अयूब 23 रन 26 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने, बाकी आपके सामने ही है। तो आगाज़ ठीक था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि माजरत के साथ पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस बैटिंग और पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस हेड कोच की तरफ से। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जो कोच एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और हम बार बार ये कह चुके हैं कि भाई आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो गलत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आप वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, वो आप वीक टीम के अगेंस्ट भी आपके वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो रही, तो फिर बड़ी टीम के अगेंस्ट आपके क्या एक्सपेरिमेंट हो गए? काफी टाइम उसके ऊपर जरा थोड़ा सा डिस्कस। वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त 9वें रैंक पर है, 10वें नंबर पे, नहीं 10वें से 9वें पे ऊपर आ गई है। हाँ, ऊपर आ गई। पाकिस्तान चौथे नंबर पे, 5वें पे चला गया होगा। ठीक है, 5 और 9। ठीक है, ये मैच हारने से पहले पाकिस्तान की टीम चौथे नंबर पे थी और वेस्ट इंडीज की 10वें नंबर पे थी। अब पाकिस्तान एक रैंक नीचे आ गया, वेस्ट इंडीज ऊपर चला गया। अच्छा, उसके बाद जरा बैटिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्दुल्ला शफीक की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी साइम अयूब की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम की भी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजवान की भी है, ठीक तो है, सलमान आगा की भी है, सबकी है। मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि जिस तरह मैंने बोला कि सबसे पहले बैटिंग पे बात करते, क्या मुश्किल थी बैटिंग, मुझे समझ नहीं आई। हम ये कह रहे थे कि जी टॉस जीत के पाकिस्तान को सबसे पहले बैटिंग करनी चाहिए, मिल गई, ठीक है, वो उनको मिल गई। हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर 270-80 रन की इनिंग भी करता है तो ये वो टीम नहीं है कि बहुत आसानी से रन कर सके, ठीक है, लेकिन हमारी बैटिंग नहीं चल सकी। जैसा स्टार्ट लिया था साइम अयूब ने या अब्दुल्ला शफीक ने, क्या था, कोई बॉल स्विंग हो रहा था क्या, बॉल सीम हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ। जाते ही चौके लगने लगे, दोनों तरफ से शॉट्स लगे। अभी फुटेज भी आपके सामने आएगी, ठीक है, शॉट्स लगने लग गए। जो साइम जिस बॉल पे जो है वो आउट हुए, ठीक है ना, वो जरूर वो शॉट्स वगैरह खेल रहे थे जिसकी वजह से वो आउट हुए, और उस विकेट पे ऐसे शॉट्स खेलने ही थे, वो आउट हो गए। उसके बाद हम बाबर आजम की मैं बात करूं, उसके बाद मैं बाबर आजम की बात करता हूं, ठीक है। बाबर आजम की जो वो है, ये फुटेज जो है, ये बाबर आजम का आउट, ये है बाबर का आउट, बाबर का। देखिए, ये जो बाबर आजम आउट हुआ है, बाबर पे हम तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन इस आउट को आप डिफाइन करें, ठीक है ना। ये जो बाबर आजम का आउट हुआ है, ये जब भी आप कोई भी दुनिया का बड़ा प्लेयर, अच्छा प्लेयर जब भी नया बॉल खेलने जाता है, उसके माइंड में बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती
उसके माइंड में बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती बाबर आजम के जिस तरह उसको बॉल पड़ गया है कि ऑलमोस्ट यॉर्कर्स टाइप पर पड़ा है, तो वो मुझे ऐसा लगता है शायद लेट हो गया। ये रिजवान का आउट है। रिजवान इतने सीनियर, इतने एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह की बैटिंग करना चाह रहे हैं, इतनी डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। हुसैन तलत ने बहुत अच्छी एफर्ट की, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से बड़ी इनिंग खेली जाए, स्टे किया जाए, रन्स करें किसी तरीके से। बहुत अच्छी इनिंग खेली, 50 रन की उन्होंने जो है वो कोशिश की। अब ये जो हमारी जो परफॉर्मेंस रही, ठीक है, 40 ओवर खेलने थे, बारिश 3-4 दफ़ा मैच ख़त्म हो गया। 40 ओवर खेलने थे लेकिन हुए नहीं। 37 ओवर में 141 रन हुए। अगर यही हमारा ऊपर से अगर अच्छा स्टार्ट होता तो क्या, अगर 37 ओवर ही हम खेलते जो बारिश की वजह से रुक गए, तो 37 ओवर में 171 रन होते, नहीं ज़्यादा होते। या अगर हम 40 ओवर खेल जाते तो शायद हसन नवाज कुछ ऐसी बैटिंग और अच्छी कर देते, 30 बॉलों में 36 किए, 200 या 210-15 जो भी है वो हो सकते थे। ये तो चलो रन्स हो गए जो हमने किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार हमें, हमारे लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। अब्दुल्ला शफीक 21 इनिंग में कोई 100 नहीं है, एज अ ओपनर है, सिर्फ 21 इनिंग में 5-50 किए हैं, ठीक है। सलमान आगा 40 मैच हो गए हैं, 6-50 है, आखिरी 8 इनिंग में 1-50 किया हुआ है, आखिरी लास्ट 8 इनिंग में सिर्फ 1-50 है। ओवरऑल 40 मैचेस में 6-50 है, 1-100 है। रिजवान आखिरी 10 इनिंग में 1-100 है, 1-50 है, ठीक है। बाबर आजम का भी मैं अभी बाबर आजम की जो मैं बात करूंगा ना, वो डिफरेंट तरीके से वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, इनके स्टैट्स बताने का मकसद ये था कि भाई अब सिर्फ बाबर के ऊपर मत पड़े, वो नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इनकी तरफ भी आए ना। कल तो खैर ये भी सीनियर है, तो खैर उसने बॉल्स भी कम खेले, देखिए वो तो बहुत, देखिए मैं आपको बताऊं, वो तो बहुत अच्छी चीज उसके हक में ये हो गई कि वो जल्दी आउट हो गया। वरना अगर 37 ओवर में 171 रन होते, तो जिसमें से उसके भी कोई 30, 40, 45 होते, तो लोगों ने छोड़ना नहीं था उसको कि भाई तुम 37 ओवर तक खेलते रहे, तुमने क्या किया, तुम सीनियर, तुम जूनियर, तुम्हें मारना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था। वो तो चलो 0 पे आउट हो गया। लेकिन ये जो हमारे 4-5 प्लेयर हैं भाई, इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपने भी करना है, आप भी सीनियर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपसे जान छुड़ाई जाएगी और सिर्फ बाबर और रिजवान के पीछे ही पड़ा रहेगा जी वो सीनियर। नहीं, 40-40 मैच हो गए हैं, 25-25, 30-30 मैचेस हो गए भाई, आप भी सीनियर हो चुके हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ठीक है। अब पिछले मैच आप साइम अयूब को कह रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को कह रहे हैं। देखिए साइम अयूब के तो अभी 13 मैच है ना, साइम अयूब के 13 मैच है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, 300 150 किया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी मैं बात नहीं भी कर रहा साइम की, मैं अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहा हूँ, मैं सलमान आगा की बात कर रहा हूँ, इन 2 लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ। भाई आप भी सीनियर हो चुके हैं, अब आपने भी रन्स करने हैं। अब ऐसा ना हो कि सलमान आगा T20 का कैप्टन, वनडे में खेलें, कुछ भी ना करें, बॉलिंग में भी कुछ ना करें, बैटिंग में भी कुछ ना करें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इन सबको भी अब देखनी है एक चीज़ कि हमने रन्स किस तरह का। रिजवान के बारे में ज़रा तफसील से बताएं। देखिए रिजवान काफ़ी बॉल्स खेले उसने और वो आउट होके चले गए। देखिए रिजवान के तकरीबन 100 मैचेस होने वाले हैं ODI के, ठीक है। देखिए जिस प्लेयर के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कैसे उतारता है प्रेशर। हम सपोर्ट करते हैं बाबर आजम को, ज़रूर मैं करूंगा, हमेशा करूंगा, क्योंकि अच्छे प्लेयर को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं, मैं करूंगा उसको सपोर्ट, रिजवान को भी करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है यार, आप 20 बॉलें 19 बॉलें खेल के 1 रन कर रहे हैं। मैं वहां मानता हूं जहां मतलब अनप्लेबल बॉल ब्रेक हो रहा है, आपकी तवक्कुआत से ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा है, लेग स्टंप पे गिर रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर जा रहा है, 2 स्लिपें ली हुई है, ठीक है, सिले भी लिए हुए। ODI में कहीं ना कहीं ऐसा होता है जब बहुत ब्रेक होता है, आप 2 स्लिपें भी ले लेते हैं आप, तो वो चीज समझ आती है। लेकिन कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही थी। दूसरी इनिंग में बहुत ब्रेक हुआ बॉल, पहली इनिंग में तो ऐसा नहीं हुआ। तो कम से कम आप क्या करेंगे, आप अपने शॉट्स थोड़े से खेलेंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा ना अपने जितने भी बैट्समैन, जितने भी सीनियर बैट्समैन हैं, मैं उनको एक चीज ये बताना चाहता हूं भाई, दुनिया के जो भी प्लेयर हैं वो जब फंसते हैं वो क्रीज में खड़े होकर नहीं खेलते हैं, वो थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, ठीक है ना। कभी डाउन द विकेट निकलते हैं, कभी एक्स्ट्रा कवर मारने की कोशिश करते हैं, कभी डिफरेंट शॉट्स खेलने की करते हैं, उल्टा स्विप मारने की कोशिश करते हैं कि हम इस जोन से निकले जो हम फंस गए हैं बीच में, जिसे रिजवान फंस गया था। तो फिर जब आप 20-21 बॉलों पे खुद 1 रन कर रहे हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा। जिस बॉल पे रिजवान आउट हुआ है ना, वो उसका फेवरेट शॉट है, लेकिन क्यों उससे नहीं लगा, क्योंकि वो पैनिक हुआ था। वो भी शॉट उसने घबरा के मारा है कि यार इतनी बॉल्स हो गई है, मेरे पे रन नहीं है, जिसकी वजह से उससे शॉट नहीं लगा। तो ऐसा नहीं यार, अगर इतनी क्रिकेट खेल ली है तो आप कहीं ना कहीं डिफरेंट नजर आए। सीनियर क्या होता है कि चलिए जी आपसे शॉटें नहीं लग रही ना,
लेकिन आप उस मुश्किल सिचुएशन से सिंगल डबल करके निकालें अपने आप को। सामने वाला बोले कि नहीं यार देखो उससे शॉट्स नहीं लग रहे, लेकिन सिंगल डबल करके अपने आप को रिलैक्स कर रहा है, आप वो भी नहीं कर रहे। तो ये चीज सोचना छोड़ दें कि यार स्टे करेंगे, बॉलें ज्यादा हो गई, रन, या तो फिर आपने अगर इतनी बॉलें खेली हैं तो फिर इससे ज्यादा रन भी करके आए, वो तो चलो फिर ठीक है, बंदा मानता भी कि नहीं जी वाकई लगता है आप फंसे हुए थे, आपसे खेला नहीं जा रहा, लेकिन आप उस चीज को पूरा करके आ गए, लेकिन आप वो आउट होके आ गए। तो यार सीनियर प्लेयर से ये नहीं चाहिए, हमें सीनियर प्लेयर डिफरेंट नजर आना चाहिए। इस पूरी सीरीज में, इससे पहले की T20 सीरीज में हसन नवाज एक स्टार लगता है कि वो स्टार बन सकते हैं या देखो मैं आपको बताऊं, मैंने अपने शो में, अच्छा एक चीज बड़े मजे की बताऊं, मैंने एक दो क्लिप देखे अपने बारे में, हसन नवाज के बारे में, एक दो लोगों ने ना मुझे वो ना टैग किए हुए ना क्लिप। अच्छा सचिन से आपने मिलाया? नहीं सचिन ने भी कहा, नहीं सचिन ने भी कहा था ना, वही बात जो आपने, नहीं वो सचिन थोड़ा सीधा, नहीं सचिन वाला नहीं। जब ये शुरू में पाकिस्तान टीम में आया था तो मैंने बोला था यार ये टैलेंट है जिसकी हम बात करते हैं, ये टैलेंट नहीं। अच्छा वो लोग डाल तो देते हैं, वो मैंने बात उस वक्त बोली थी जब आप इसको बाबर आजम रिजवान की रिप्लेसमेंट में एज अ ओपनर लेके आ रहे थे, हम कितनी दफा डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। 100 किया, फिर 2-0 भी किए, फिर 1-0 न्यूजीलैंड में किया, 1 रन किया, तो उसके बाद ये ऊपर से नीचे आ गया। तो वो जो मैंने बात की थी वो टैलेंट मैंने एज अ ओपनर बात की थी कि यार एज अ ओपनर ये टैलेंट नहीं है भाई कि ऐसी मार मूर के आउट हो रहा है। उसके बाद शायद इनको थोड़ी सी समझ आई, ये ऊपर से इसको नीचे लेके आ गए। अच्छा अभी भी आज भी मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा टैलेंट है, ठीक है, ये मेरी बात लोग नोट कर लें, वो आगे पीछे करके बहुत डाल लेते, ठीक है। हसन नवाज के बारे ये मैं ही कह रहा हूं और शायद कोई नहीं बोलेगा, मैं दूसरी तीसरी दफा बोल रहा हूं। मैं हसन नवाज बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को मैं उस टाइम बोलूंगा बहुत अच्छा टैलेंट है जब अच्छी टीम के अगेंस्ट आएगा और तगड़े बाउंसर्स लगेंगे, फिर ये जब परफॉर्म करेगा उनके अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स को। अभी भी कह रहा हूं मुंह की बॉल पे बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर का जो तगड़े नहीं है, अच्छे नहीं है, मुंह पे देते हैं वो छक्का मारता है। मैं उस टाइम मानूंगा कि यार वाकई ये है टैलेंट। एक्चुअली साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, न्यूजीलैंडर्स ये जब आएंगे ना सामने, ठीक है, इवन इंडिया की टीम आती है, अच्छे फास्ट बॉलर्स जब पीछे आएंगे ना, तो ये जब खेलेगा तब मैं मानूंगा कि यार ये है टैलेंट। और उसके बावजूद भी मैंने आपके शो में यहां बोला हुआ है कि इस टाइम जितने भी यंग लड़के आए हैं उनमें मुझे सबसे बेहतर यही लगता है, ये मैंने बोला है। लेकिन मैं उसकी फायदे की बात करता हूं कि नहीं आप अच्छे हो, आप और अच्छे हो अगर आप पीछे की बॉल पे बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके ख्याल में क्या उसके लिए नुस्खा है आपके पास? नहीं मेरा क्या करे? नहीं वो बहुत अच्छा है, बैकफुट पे अच्छा खेलना, नहीं बैकफुट में पीछे की, मुझे पता है किस चीज का वो है, जिस तरह ये खड़ा होता है ना, इस पे पीछे की बॉल पे फंसेगा, जो बाउंसर इसकी बॉडी पे आएगा ना वो इतनी आसानी से नहीं घूम सकता। तो क्या करे, स्टांस खोल ले, वही जो हम बात कर रहे थे कि ओपन हो जाए थोड़ा सा, ठीक है ना, ओपन चेस्ट हो जाए थोड़ा सा। इसका पता क्या है, जो भी बैट्समैन चाहे लेफ्ट होता है चाहे राइट होता है, उसका जो फ्रंट वाला पांव होता है ना, फ्रंट, अब ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ ये दोनों, ये फ्रंट वाला पांव है समझो नवाज का ना, लेफ्ट वाला, वो कभी भी पीछे वाले पांव की सीध में नहीं होना चाहिए, उससे आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमेशा पीछे वाला पांव आगे होना चाहिए, ये थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। जब पीछे होगा तो आपका ये शोल्डर है ऑटोमेटिकली ऐसे खुल जाएगा, ठीक है ना। ये पांव है ना, जब आप इसको पीछे लाएंगे जाहिर पता ऊपर वाली बॉडी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, तो ये थोड़ा सा इसको ओपन करें, ठीक है ना। उससे ये होगा कि पीछे का बॉल बहुत अच्छा नजर आएगा और बॉडी पे जब आएगा आपको पुल मारने में, हुक मारने में इजी होगा, बल्ला खुलेगा, वरना आप फंस जाएंगे। अगर मिसाल देने कर वाजे करने की बात करूं तो मुझे आपके बताने के अंदाज से रिकी पॉन्टिंग याद आ रहा है। नहीं रिकी पॉन्टिंग का स्टाइल ऐसे था, हर कोई थोड़ा, इतना ज्यादा थोड़ी खुलता है, कोई थोड़ा सा होता है, लेकिन ये जो फ्रंट वाला पांव जो है पीछे वाले पांव से आगे या उसकी सीध में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। सईद अनवर, रिकी पॉन्टिंग, सब दुनिया के जितने प्लेयर भी हैं, आप उनको सामने से देखें, दुनिया के जितने बड़े प्लेयर भी हैं, आप उनको सबको सामने से देखेंगे, आप उनका जो पीछे वाला पांव थोड़ा सा आगे फील होगा, आगे वाला पांव थोड़ा सा पीछे होगा। इसका मतलब ही यही होता है कि आप ओपन हो जाते हैं, थोड़े से आप ओपन होते हैं, तो उसमें ऑन खेलने का बहुत इजी ऑन खेला जाता है। तो मुझे ये है कि यार ये चीज अगर इसकी इसी तरह ही रही तो अच्छी टीम आपको नहीं छोड़ेगी। अच्छी टीम, एक और छोटी सी मिसाल दे देता हूं, जब आजम खान स्पिनर पे छक्के मारता था इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या हुआ, खैर उसका वेट तो बहुत ज्यादा था, उसके लिए तो था ही मुश्किल, बस जैसे ही आता था, इवन पीएसएल में भी देख ले, जब आता था फौरन फास्ट बॉलर लगा देते थे। उसकी वजह थी, उसका वेट तो खैर बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी रीजन यही था कि स्पिनर पे मारता है, मुंह पे मिलती मारता है, इसको लगा दो फास्ट बॉलर। वही चीज हसन की हो सकती है, इसका वेट नहीं है लेकिन ये अच्छा कर सकता है उस चीज को।
तो मैं जब अच्छी टीम के अगेंस्ट पीछे की बॉल पे जब ये अच्छा खेलने लग गया ना, तो फिर मैं बोलूंगा वाकई। लेकिन एक चीज अब सब जहन में रख लें जितने भी हैं, आपने इसको पावर हिटर बना दी है, ये याद रखिएगा। उसकी जो क्रिकेट है वो आपने पावर हिटर बना दी है। क्यों? ओपनर से वो कभी चौथे पे खेलता है, पांचवें पे खेलता है, कभी चौथे पे खेलता है, कभी छठे पे खेलता है, कल सातवें पे खेला, तो वो नीचे के नंबर्स पे ही खेल रहा है। तो फिर ये उसको एक चीज बता दे कि भाई आप हमारी टीम के पावर हिटर हैं, आप फिनिश करके आ सकते हैं, ये आपकी हमने जॉब दे दी है। तो जब इस टाइप के प्लेयर को आप पावर हिटर बनाते हैं और ये जॉब देते हैं, तो उसका पीछे का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऑलराउंडर्स की बात अगर करें तो हुसैन तलत, देखिए मैं आपको चीज बताऊं, अगर आप ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, फ़हीम अशरफ मुझे कभी भी समझ नहीं आता, ये मैं पहले भी आपके उसमें कह चुका हूं। परफॉर्मेंस तो अच्छी है, नहीं कंसिस्टेंट नहीं है यार। ये बॉलिंग ऑलराउंडर कहते हैं उसको, बॉलिंग देखो वही ना, कंसिस्टेंट नहीं है। बॉलिंग ऑलराउंडर तो पिछले मैच में से 3 ओवर किए हैं, सिर्फ 3 ओवर किए हैं। नहीं यार, कंसिस्टेंट नहीं है। मैं फ़हीम हो गया, मैं बार बार कहता हूँ फ़हीम, खुशदिल शाह, ठीक है, नहीं हुसैन तलत तो अभी आया ना, ये नवाज हो गए, ये जो लोग, इफ्तिखार हो गए, ये जो यार ये 5-5 6-6 दफा इनका कमबैक हो चुके हैं। 5-5 6-6 दफा जिसका कमबैक होता है, नहीं यार वो इंटरनेशनल लेवल में क्यों 5-5 6-6 दफा कमबैक हो रहे हैं? इसका मतलब आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे ना, आप ऐसे ही कर रहे हैं। एक मैच में 50 किया, उसके बाद 4-6 मैचेस में ना करें 50, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी छोटी सी नहीं खेलो, कोई नहीं। बॉलिंग मतलब अगर आप माइक एहसन ये कह रहे हैं कि जी हुसैन तलत ऑलराउंडर, आप उससे तो बॉलिंग ही नहीं करा रहे, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, आप उससे पूरी बैटिंग नहीं करा रहे, ना वो पूरे बैट्समैन है। नवाज या बॉलिंग अच्छी कर देगा, बैटिंग कुछ नहीं है, या बैटिंग अच्छी कर गया, बॉलिंग कुछ। तो ये अगर 3 ऑलराउंडर समझ रहे हैं, ये तो कोई जेन्युइन ऑलराउंडर्स नहीं है, कोई ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो आप इस चीज से भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं, जिस तरह आपने कल के मैच में स्ट्रगल किया। कल के मैच में 2 ऑलराउंडर आपके साइम, और आपने कल के मैच में क्या स्ट्रगल किया है? जो हम बोलते रहे हैं कि आपको कहीं ये जो प्लान आपको उल्टा ना पड़ जाए, हो गया ना कल। भाई नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, उसके बाद जो है उसने अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब, सलमान ने तकरीबन दोनों ने 7-8 ओवर में 66 रन दे दिए, 6 ओवर में 66, ठीक है, उस विकेट पे जहां पे 4 रन बनाने मुश्किल हो। 66 रन। अब यहां पे सुफियान होता तो क्या होता? फिर मुश्किल हो जाती, जरूर मुश्किल होती, और वेस्ट इंडीज टीम मैच हार जाती। वेस्ट इंडीज की टीम, इन्होंने 66 रन दे दिए, आप उसकी वजह से हार गए। लेकिन आप ब्लेम क्या देंगे? रिजवान की कप्तानी सही नहीं थी। भाई रिजवान की कप्तानी को छोड़ दो, आप सिर्फ ये बना के बैठे हुए हो, T20 की सीरीज से पहले आपका हेड कोच ये सोच के बैठा हुआ है मैं नई प्लानिंग के साथ जाऊंगा, ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता भाई। ऑलराउंडर्स, अगर आप ऑलराउंडर से जाते हैं तो कराओ पूरे फ़हीम अशरफ को 10 ओवर पूरी बैटिंग कराओ, हुसैन तलत को कराओ फिर पूरे 10 ओवर बैटिंग कराओ, उसको नवाज को पूरी बैटिंग कराओ, ओवर तो करता ही है। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप साइम अयूब पे जा रहे हैं या सलमान आगा पे जा रहे हैं, सलमान आगा की वनडे की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं है, बॉलिंग में भी 18 रन दे दिए कल उसने जो बॉल किया। तो क्या साइम अगर बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा या सलमान कुछ नहीं कर रहा, तो आप क्या एज ऑलराउंडर खिलाते रहेंगे, सिर्फ बॉलिंग भी खिलाएंगे? तो फिर सुफियान मुकीम कहां जाएगा? किसी मैच में आप सुफियान मुकीम को खिलाते हैं, किसी मैच में इब्रार खिलाते हैं, किसी मैच में कोई बैट्समैन चेंज कर देते हैं, किसी मैच में कोई बॉलर चेंज कर देते हैं। भाई ये कौन सी नई टीम बन रही है? मेरी समझ से बाहर है। कैसी नई टीम बन रही है भाई? नई टीम ऐसी नहीं बनती भाई। नई टीम भी बनाओ, लेकिन आप मुस्तकिल बेसिस पे लड़कों को मौके दें, चांसेस दें। इस तरह मुस्तकिल जो है वो टीम बनती है ना, समझ रहे हैं? इस तरह आपकी टीम बनती है। तो बात यह है कि ऐसी टीम नहीं बनती भाई। आपने एक मैच में एक को मौका दे दिया, एक मैच में एक को मौका दे दिया, इस तरह टीम नहीं बनती। तो माइक हेसन की सोच अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त? कुछ तो सोच होगी। T20 में कुछ और आपने देखा, वनडे में भी वही सोच चल रही है, वनडे में कुछ चेंज? देखिए मेरी बात सुने, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वीक टीम के अगेंस्ट और आप वीक टीम से हार रहे हैं। ऐसे इस एक्सपेरिमेंट का क्या फायदा मुझे समझ नहीं आ रही। इनको ऑस्ट्रेलिया जो इनका हाल करके गई है अभी घर पे, हाँ लगातार इनको T20 हराए, वनडे भी आए, टेस्ट क्रिकेट सब आ रहे हैं, हाँ सब आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप मतलब एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये माने ना फिर आप 4 नंबर पे सिर्फ पहुंच ही गए बस, और आप 10वें नंबर की टीम से हारी जा रहे हैं। यार जमीन आसमान का फर्क है 4 में और 10 में। उसको तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए यार। वेस्ट इंडीज की टीम जो 10वें नंबर की टीम है, आप उससे हार जाते। उससे पहले आप T20 खेले, सबने बोला जीते जीते, भाई ठीक है जीते, मैं भी कहता हूं जीते। आप पहला मैच 14 रन से जीते, दूसरा मैच आप हार गए, तीसरा मैच आप 13 रन से जीते, तीसरा मैच भी आप हार गए थे। अगर रोस्टन चेस को वो ना बेचते तो
होल्डर को भेज देते, रोमारियो शेफर्ड को भेजते, तो बहुत फर्क पड़ता। तो डैरन सेमी वर्सेस हेसन, आपको कौन सा कोच ज्यादा बेहतर नहीं, लगा? मुझे तो फिर डैरन सेमी बेहतर लगा। आपकी पूरी टीम खेल रही है भाई। उनकी टीम में तो हेटमायर नहीं है, उनकी टीम में एल्जरी जोसेफ नहीं है, उनकी टीम में एंड्रू रसल नहीं है। मेरा ख्याल एंड्रू रसल शायद रिटायर हो गए T20 क्रिकेट से, वो नहीं है। उसके बाद वो नहीं है, वो एक और जो राइट हैंडेड बैट्समैन है इनका, जो पेशावर जल्मी से खेलता था, बड़े छक्के के मारे थे उसने, मारता है वो, बड़ा पावरफुल है यार, नाम मेरे जहन से निकल गया। ठीक है, पावल, वो नहीं है। तो भाई 3-4 बैट्समैन तो है ही नहीं उनके। और फास्ट बॉलिंग भी ऐसी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में जो कीमार रोच वगैरह की फास्ट बॉलिंग थी। अब मुझे एक बात बताएं, कल वो जो रोस्टन चेज ने फिर 49 किया और जो ग्रीव्स जो दूसरा जिसने 40 कुछ किए यार, उसकी ठीक है, उस लड़के की फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस है, उसने 100 भी किए, 3-4-150 किया हुआ है। लेकिन इस प्रेशर में इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप एक स्पिनर को खेलते हैं तो आपके लिए मुश्किल होती है। तो मैं आपको सही बताऊं, ये मैच जो है, ये मैच आप ये माइक हैसन की गलत प्लानिंग की वजह से आप हार रहे हैं, गलत प्लानिंग की वजह से आ रहे हैं। इस टाइम देखिए रिजवान के ऊपर भी प्रेशर है, ये बात याद रखिएगा, रिजवान पर भी प्रेशर है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि वो माइक हैसन की हर बात मान सकता है तो मैं बोलूंगा हाँ मान सकता है। हो सकता है वो अपनी ना चला रहा हो, वो मान सकता है, वो भी इस वजह से कि यार अगर मेरी परफॉर्मेंस होती है, कप्तानी मेरी रहे, टीम जीतती रहे, सब कुछ हो। माइक हैसन का कसूर है, बैटिंग कोच का कोई कसूर नहीं है। बैटिंग कोच का कोई कसूर नहीं। मैं बैटिंग कोच या कप्तान को क्यों बीच में नहीं ला रहा, क्योंकि ये जो प्लानिंग है, ये जो हमें ऑलराउंडर्स की प्लानिंग है, ये तो माइक हैसन अपने मुंह से कह चुके हैं ना भाई, कि मैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि ऑलराउंडर्स के साथ खेलो, जिसमें आपने भी जिक्र किया एक दफा कि यार वो कहता है 7-8 टीम में ऑलराउंडर्स होंगे। तो भाई 7-8 अगर ऑलराउंडर्स लेके जाने तो पक्के तो लो, फिर पक्के हैं तो मालूम है, जिससे आप पूरी बॉलिंग कराते, जिससे बैटिंग नहीं है। ये गलत है, ये छोड़ो इसको। बॉलिंग पे आए, फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी अच्छे रिदम में नजर आए, लेकिन नसीम शाह वो बात नजर नहीं आ रही। नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया ना फिर। हाँ, हसन अली आ गया वापस। पहले मैच के शाहीन की भी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन शाहीन भी कहीं ना कहीं पेस कम हो जाता है। वही जो मैंने उसको रीजन बताया आपका, वही जो मैंने रीजन बताया, उसकी लैंडिंग ही नहीं है, पहली कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर रहता है, हाथ उसका यहां तक आ जाता है, फिर उसके बाद उसका पांव जमीन पे लगा। नहीं, आपका पैर जब जमीन पे लगा हो, फ्रंट फुट आपका जब लैंड हुआ वो, तो आपकी बॉलिंग की जो हाथ की पोजीशन है वो यहां तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा ये ऊपर आती है, इसका यहां पे आता है, तब वो लैंड करता है, तो उसकी तो पेस ही खत्म हो जाती है। वो उसकी नेचुरल एक यंग है, जान है, शोल्डर से वो कर लेता। आप देख लें उसके एल्बो में बैंडेज बांधी हुई है, ये ना हो कि उसको भी एल्बो की इंजरी हो जाए। वो ज्यादा शोल्डर की पावर से गेंद कर रहा है, वो अपनी बैक और उसकी फ्रंट फुट इतना वो यूज ही नहीं कर रहा। आप बार बार आप एक और चीज नोट करना, चलो आज एक और चीज उसकी बताता हूं मैं, जहां तक मुझे समझ है। आप जब शाहीन की बात करो, जब बारिश हो किसी मैच में, अगर विकेट थोड़ा सा गीला हो, ठीक है, आप हमेशा नोट करना, ये सॉ-डस्ट मंगवाता है फ्रंट फुट पे डालने के लिए, ज्यादातर मंगवाता है कि फ्रंट फुट पे डालो, जो मेरी लैंडिंग वाला जो एरिया है ना, वहां पे डालो ला के, या कहीं ना कहीं अगर उस जगह पे खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक है, थोड़े खड्डे हो जाते हैं ना, नेल्स लग के जगह खराब हो जाती है, तो वहां पे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और ये बहुत टेक्निकल, बहुत बारीक की चीज बता रहा हूं मैं, जब वो रिलीज करता है बॉल, कितनी दफा आप ये देखना, या कोई भी जो हमारे पाकिस्तान के कोचेज हैं, या पाकिस्तान के कोचेज हैं जो भी, अगर वो सुन रहे हैं, वो जब फॉलो थ्रू पे जाता है वो एकदम गिरने लगता है, ऐसे फील होता है वो गिरने लगता है, उसकी बॉडी गिरने लगी है। उसकी वजह ये होती है कि ये सिर्फ पाँव की मैं बात करूं, ये सब उसकी वजह से होता है। जब आपका पाँव एयर में, अभी कुछ सेकंड्स के लिए एयर में है, और ये जो हाथ आपका यहां होना चाहिए इस पोजीशन में, ये लगा हुआ हो यहां हो, ऐसा नहीं है, ये पाँव इसका एयर में, और ये हाथ यहां तक आ चुका है, यहां तक। अब ये हाथ तो तेजी से आ रहा है, ये तेजी से यहां तक पहुंच जाएगा, उसके बाद उसकी लैंडिंग होती है। ये इस हाथ की वजह से आप इतनी देर तक अपने आप को पुश कर चुके होते हो, तब इसका पाँव लगता है। वो पूरा पाँव लगता नहीं है, वो एकदम से निकल जाता है, क्योंकि ये हाथ की वजह से बॉडी इतनी देर में आगे तक जा चुकी होती है, मोमेंटम, वो पूरा होल्ड ही नहीं करती बॉडी, वो निकल जाता है, वो पंजे पे आता है। आप देखना उसका पाँव पंजे पे आता है, तो वो उसकी वजह से उसका पाँव पहले ही निकल जाता है, जिसकी वजह से कोई बॉल इसका 130 पे जाता है, कोई बॉल इसका 134 पे जाता है, कोई बॉल 140 पे निकल जाता है। और ये एक और चीज देखना, ज्यादातर बॉल वो उसका तेज जाएगा जो आगे पिच करेगा,
ऑलमोस्ट यॉर्कर ये हॉफ वाली जाएगा, उस बॉल की पेस उसकी ज्यादा होगी। शुरू के ओवर्स में अच्छी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पेसी बॉल करते ही हैं। आगे है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, जिम करना बहुत जरूरी है, फिटनेस बहुत जरूरी है, जिम के बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। आप इतनी बॉलिंग जोर लगता है, लेकिन जब तक जिम का कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी। ठीक है, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी, आपके बाजुओं का, आपकी पाँव की लैंडिंग का, जंप का, ठीक है, ये बहुत रोल है। इसमें से कोई चीज भी आपकी आउट होगी, गर्दन गिर गई, हाथ इधर चला गया, तो आपको कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, मैं बार बार बोल चुका हूं, कोई इसकी तरफ देख ही नहीं रहा। हर कोई, मैं देखता हूं उसकी स्विंग पे प्रैक्टिस हो रही है, उसकी फलान, भाई उसका रनअप बहुत तेज है, 50 दफा कह चुका हूं, रनअप बहुत तेज है, थोड़ा सा कम कराओ। ठीक है, ठीक है, जब वो गैदर पे आता है बहुत तेज हाथ घूमते हैं, वो थोड़ा स्लो कराओ। ये जब स्लो कराओगे उसकी लैंडिंग होगी, पैर जमेगा, तब जाके वो बॉल करेगा। अगर इसी तरह ही करता रहा, बाजू के जोर पे करेगा, एल्बो पे इंजरी हो जाएगी। शाहीन शाह, बिल्कुल। ये जब कराची में कैंप लगा था तो शाहीन बॉलिंग कर रहे थे अपने बॉलिंग कोच की निगरानी में। शाहीन भी, नसीम भी, हसन अली भी, वसीम जूनियर भी और सारे बॉलर्स। तो इनके बॉलर, इनके जो कोच हैं वो फॉरेन हैं और उनका नाम है नोफिल या समथिंग लाइक दैट, मेरे नाम जहन से भी निकल रहा है। तो वो कोच को आपका मशवरा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसी चीज़ें ये हर कोई नहीं पकड़ सकता। ये बहुत बारीक सी चीज़ है, किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा होगा, बड़े बड़े लेजेंड्स का ध्यान नहीं जा रहा होगा उसके ऊपर, नहीं जाता ध्यान, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, हर कोई ये समझता है कि जब आप बॉल रिलीज ही उसी वक्त करते जब आपकी लैंडिंग हो चुकी होती है। ठीक है, ये लैंडिंग हो चुकी होती है तब आप रिलीज करते हो बॉल, तो हर कोई ये सोच रहा होगा, लेकिन उसमें ये फर्क है। मैं बॉलर, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसकी ठीक करो। मैं फील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं बॉलर होता तो कैसा फील करता। ये वाकई फ्रंट फुट अगर आपका लैंड नहीं किया तो फिर आप वो फोर्स नहीं बना सकते। बिल्कुल, तो बात ठीक है, नहीं कर। जेवलिन थ्रो क्या चीज है? तो गिरने का जेवलिन क्या है? जेवलिन बॉलिंग एक सेम है। जेवलिन क्या है? जब आप जेवलिन को थ्रो करते हैं, आप पहले लॉक करते हैं उसको। कभी ऐसा होता है कि जब आप थ्रो करें जेवलिन को, आपका पांव कुछ सेकंड के लिए एयर में हो, कहां जाएगी वो? थ्रो अपने पास ही गिर जाएगी, फोर्स ही नहीं होगी ना। तो ये शाहीन के साथ हो रहा है, फोर्स नहीं होगी। शाहीन के साथ तो हो रहा है जो हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की कुछ बात कर लें पहले। सील्स बड़ा अच्छा बॉलर है, मोती बड़ा अच्छा फील्डर है और बॉलर है, शानदार बॉलिंग कल की। सील्स की बॉल में कोई खास, मैंने आपको पहले ही बोला था जब ये सीरीज स्टार्ट होने लगी थी। हाँ, ही इज राइट। उसकी खास बात ये है, वो तेज नहीं है, वो तेज नहीं है। 132, 33, 34, 35 तक, 36 तक जाता होगा। दूसरी चीज़, उसकी लाइन बहुत अच्छी है, स्विंग है, उसका सीम बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम करता है, स्पेशली नए बॉल पे, जिस तरह हमने बोला था कर सकता है, जो कि उसने किया भी किया, और मुश्किल में आए भी हमारे बैट्समैन। उसने किया जी। मुश्किल में आने वाला बैट्समैन सील के हाथों जो आउट हुआ वो बाबर आजम है। बाबर आजम से बहुत तवक्को थी, लेकिन वो सिर्फ मतलब तीन बॉल के बाद, 3 बॉल खेलने के बाद बाबर आजम आउट हो गए। तो बाबर ने तो खैर टीम को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बाबर आजम में देखिए, वो खेलने जिस तरह से गए, गेंद को क्रॉस खेलने गए वो, विच इज़ नॉट गुड। देखिए, बाबर आजम से टीम को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बाबर आजम के ऊपर बात करने वाले बहुत आ जाते हैं ना कि जी बाबर बाबर बाबर। मैंने इसीलिए इससे पहले बोला कि ये जो 3-4 प्लेयरों की मैंने बात की है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब है। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि जी बाबर आजम ने इतनी इनिंग्स खेलनी, कुछ नहीं किया। अब कुछ मैं 5-6 चलें, अगर तफसील से अगर बात करनी है आपने, नुस्खा कीमिया जो आप लेकर आए, तफसील से अगर करना है तो इस पर कर लेंगे। बॉलिंग पे चलें, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग को आप मतलब समराइज़ कर दें। सील्स है, उसके अलावा और भी उनके बॉलर्स जो भी आए। यार मुझे ये बताएं कि ये बॉलिंग लाइनअप आपको लगती है, यही बॉलिंग लाइनअप थी ना पिछले, पहले 10वें नंबर की, सुने ना, यही बॉलिंग लाइनअप थी ना पहले ओडीआई में, आपने 280 चेस किया। ठीक है, मैं बाबर आजम रिजवान का नाम नहीं लेता, मैं 2 सीनियर का नाम लेता हूँ। ठीक है, लोग बोलेंगे इनकी बात कर, 2 सीनियर हमारे 63 पे 2 आउट पहले मैच में, 2 सीनियर ने 50-60 की पार्टनरशिप की, उसके बाद आपके रन चेज हुए। पार्टनरशिप हुई तो रन चेज हुए ना। अगर 63 पे 2 होते, 80 पे 4 आउट हो जाते, 2 सीनियर आउट होते, तो रन चेज करना मुश्किल होता, इकोनॉमी भी बढ़ा हुआ होता। जब ये सलमान या ये जो सॉरी हसन और हुसैन तलत खेल रहे थे, 6-6.5 की पार्टनरशिप थी। ठीक है, वो बहुत अच्छा खेले, नो डाउट, यंग हैं दोनों, एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन वो अच्छा खेले। क्यों खेल गए? क्योंकि 6-6.5 की इकोनॉमी थी। तो बड़े टोटल में कहीं ना कहीं हमारे सीनियर्स की वो थी, ठीक है। लेकिन क्या, क्यों जीते? क्योंकि इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी तो नहीं है।
उसके बावजूद हम जीत गए। तो मैं यही बार बार कह रहा था भाई 3-0 से हराएं, बॉलिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं है, हम गलतियां करेंगे तो हम उनको जीतने गलतियां देंगे, बहुत अदरवाइज नहीं जीतने देंगे। गलतियां कल बहुत की, यकीनन उसका नतीजा जो आया वो गलतियों की का खमियाजा था जो पाकिस्तान ने भुगता। लेकिन इसके जो जिम्मेदारान हैं तनवीर साहब के मुताबिक उसमें सर फहरिस्त हैं माइक हेसन, ही इज़ द कोच, और उसके बाद फिर सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने रन अ बॉल नहीं खेल पाए, रिजवान का नाम लिया इन्होंने। और मज़ीद हम बात करेंगे बाबर आजम की इनिंग को, बाबर आजम के रीसेंट करियर को थोड़ा सा डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम तैयार हैं आपके मतलब नज़रों के, क्योंकि नज़रों में आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि बाबर आजम पर ज़रूर हम बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनको रोक दिया था क्योंकि ये काफ़ी तफसील के साथ कुछ बाबर के बारे में बता रहे थे। बाबर ने जो कल इनिंग खेली वो 0 रन पर आउट हो गए बाबर, कोई बात नहीं, इससे पहले उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आखिरी 10 वनडे मैचेस में अगर देखें तो उनकी 5-6 50s हैं, हालांकि कोई उनकी 28 इनिंग्स हो गए, बिल्कुल हो गई है कि वो 100 नहीं कर पाए। बिल्कुल आपने 2 साल हो गए। आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया ये। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बता दूं, इनके सामने जो अगेंस्ट हैं बाबर आजम के, जो बैठ जाते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, स्टैट देखते नहीं है, लॉजिक पे बात ही नहीं करते, बाबर आजम निकालो, बाबर आजम ये। इन सबसे पूछो स्मिथ कैसा प्लेयर है, ओहो क्या प्लेयर है, ठीक है। इन सबसे पूछो बटलर, इन सबसे पूछो विराट, इन सबसे पूछो केन विलियमसन, इन सबसे पूछो जो रूट, कमाल प्लेयर हैं ये। वो लोग जो बाबर के अगेंस्ट 24 घंटे लगे हुए होते हैं। अब सुन लें, लास्ट 33 इनिंग में स्मिथ के कोई 100 नहीं है, गौर से सुनना, जो बाबर के अगेंस्ट है, ठीक है। लास्ट 33 इनिंग में कोई 100 नहीं है स्मिथ का, 850 है 33 इनिंग में, कोई 100 नहीं, 850, ठीक है। जॉस बटलर लास्ट 28 इनिंग में कोई 100 नहीं है, 450 है। उसके बाद आ जाते हैं विराट कोहली, जिसके बारे में सुबह दोपहर शाम हमारे लोग यूट्यूब पे विराट 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 व्यूज लेने के लिए, ठीक है। 15 दिसंबर 2019 से 7 दिसंबर 2022 तक 25 इनिंग खेली है, कोई 100 नहीं था उसका, और 10-50 थे। 25 इनिंग में कोई 100 नहीं। आपको मैंने टाइम बताया। क्या विराट कोहली को ये बीसीसीआई ने कैरी नहीं किया? क्या सिलेक्टर्स ने कैरी नहीं किया उसको? 19 के वर्ल्ड कप के बाद उनको कप्तानी से हटा दिया। स्टैट्स से बात करें, बिल्कुल, लेकिन टीम से फारिग नहीं किया, स्टैट्स रख के बात करें, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा प्लेयर केन विलियमसन, 26 जुलाई 2019 से लेकर 8 फरवरी 2025 21 इनिंग है उसकी, कोई 100 नहीं है, 850 है, ठीक है। ये एक और बड़ा प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट का। उसके बाद आ जाते हैं अब जो रूट के ऊपर। 18 जून 2019 से 22 फरवरी 2025 36 इनिंग खेला है, कोई 100 नहीं है, 1050 है। अब बाबर की तो बाद में बात करता हूं। ये जो स्टैट्स है ना, ये पढ़ा करो, देखा करो, फिर बाबर के अगेंस्ट जाया करो। ये जिन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, मुझे कोई बता दे कि इनके बारे में कभी इनके क्रिकेट बोर्ड ने बोला है इनको फारिग करो, इनको खेलना नहीं आता, ये बोझ है टीम के ऊपर। ये मैं ओडीआई की बात कर रहा हूं। और हमारा बाबर आजम 28 इनिंग कोई 100 नहीं है, 950 है। क्या फर्क है बाबर आजम और इन सब के अंदर? क्या फर्क है? हम बाबर आजम के पीछे हाथ धो के पड़े हुए। क्यों? क्योंकि ये कुछ क्रिकेटर्स वो हैं, जब बाबर कप्तान बना था तो उनको बाबर ने फारिग किया गया था। वो साफ नजर आता है कि पर्सनल होके बैठ के वो बातें कर रहे हैं। और कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ और लोग हैं जो पर्सनल हैं उसके, ठीक है, जो लोग हैं, ये क्या, ठीक है, नहीं मैं इस पे ऑफेंड हो गया। नहीं, ये नहीं, मैंने जर्नलिस्ट ने आपने ऐसे कह दिया। कुछ लोग जो हैं, ठीक है, वो इनके पीछे सब लगे हुए सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर बाबर के पीछे हाथ धो के पड़ना है ना, तो फिर ये जब भी खेलने आते हैं ना, तो इनके ऊपर भी बोले इनको टीम से फारिग करो।
ठीक है। आप लोग सारे पर्सनल हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्टैट्स लेके होमवर्क करके काम किया करो। हो गया सारा, बाबरनामा खत्म हो गया। बिल्कुल। जैसे खबरनामा खत्म होता है। नहीं, ये देखिए, ये पाकिस्तान का ये स्टैंडर्ड टाइम लोगों बताते हैं को खबरनामे में पहले। बिल्कुल, देखो ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बहुत आसानी से आप सबके बारे में, किसी के बारे में भी कह देंगे जी वो प्लेयर नहीं है, वो ये नहीं है। मैं ये क्यों इस पे काम करके आया हूं आज, मैं इसीलिए किया। नहीं, बड़ा अच्छा कि यार आपके दुनिया के 6 टॉप के प्लेयर्स हैं जिसके बारे में हम कहते हैं ना, ये भी बाबर के साथ रोहित मैच शर्मा करता का है। क्या हिसाब है? ठीक है, रोहित शर्मा का मैंने इस वजह से वनडे क्रिकेट का किंग है वो। रोहित शर्मा का मैंने कोई इस शक वजह से नहीं निकाला क्योंकि ये सब तीसरे नंबर, चौथे नंबर, तीसरे चौथे नंबर के प्लेयर है। बाबर भी तीसरे चौथे नंबर का प्लेयर है। मैंने इस वजह से निकाला है, ठीक है, मैंने ओपनर की कोई बात नहीं की। तो बात ये है कि ये थोड़ा सा ना इसको खोलें, बाबर आजम के अगेंस्ट बिला वजह मत जाएं भाई, मत जाएं। अच्छा, अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस आखिरी वनडे में तो 0 था, और आखिरी 5-6 मैचेस में भी कोई 6-7 मैच में 5-6 50 हैं उसके। 5-6 मैचेस उसके हमने निकाले हैं, उसमें भी 50 हैं उसके। प्रोडक्शन टीम ने हमारे निकाले हैं, उसमें उसके 2 50 हैं हाँ। और 1 47। जी बिल्कुल। तो अब चलते हैं हम कि 8 अगस्त 2025 को 10 अगस्त जो कल मैच खेला उसमें आउट तो हम दिखा भी चुके हैं, लेकिन आप फिर देखें कि आउट कैसे हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम। ये है जनाब, सीधा बॉल था। ये कल के मैच की, कल के मैच की हाँ। जो मैंने बोला भी, शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी मुंह पे गेंद आ जाएगी। नया बॉल हमेशा पिच पे यूज करते हैं, सीम स्विंग करने की यूज करते हैं, गुड लेंथ पे बॉल खेलने गए ना, पहली वो क्रॉस खेलने गए और सीधा बहुत आगे बॉल गिर गया। मैं मानता हूं ये सीधा बॉल था, ये बीट कर गया, होना नहीं चाहिए था। और ये भी मैं मानता हूं कि इस विकेट पे रन्स करने चाहिए था, विकेट ऐसी नहीं थी। अब इससे पहले जो वनडे हुआ वो 8 अगस्त को हुआ, बिल्कुल, उसमें बाबर आजम कैसे आउट हुए वो भी आपके सामने। 47 रन बना चुके हैं बाबर आजम। ये आपके सामने बाबर आजम साहब आए चाहते हैं, ये देखिए, ये आगे निकल के बिल्कुल गेंद को मिस ये क्यों ये बहुत बड़ी गलती की क्यों हुआ? क्योंकि पिछले ओवर में ये मोतई के ओवर खेल गए थे, तकरीबन पूरे ही ओवर खेल गए थे। 1-2 रन बने होंगे तो बने होंगे। ये उसके प्रेशर में कि यार मैं दूसरा ओवर भी कहीं मतलब ज्यादा बॉल डॉट ना खेल जाऊं। हालांकि ये देखें कितना आगे गए। ये हुआ क्या पता है, उसने फ्लाइट बॉल की है, डाउन द विकेट निकल के बाबर ये सोच रहे थे कि सामने होगा, मिड ऑफ पे सिंगल ले लूंगा, लेकिन बॉल थोड़ा सा दूर था, ब्रेक हो गया। उसने फ्लाइट बहुत उसने फ्लाइट की। मैं ये समझ रहा हूं आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फास्ट बॉलर पे आप 1-1 2-2 चौके लगा रहे थे। आप फास्ट बॉलर पे अपने 3 रन करते, चौका वोका भी अगर लगता जिस तरह खेल रहे थे, तो आप स्पिनर पे आप रिलैक्स हो जाते कि यार मेरे 50 के लिए अगर जाता, सेल्फिश हो जाता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप फास्ट बॉलर्स पे भी अच्छा ना खेल रहे होते, फंस रहे होते, तो आप स्पिनर्स पे ये चांस लेते। लेकिन आप बहुत अच्छा खेल रहे थे फास्ट बॉलर पे, तो स्पिनर के अगर 1-2 ओवर आप ऐसे आराम से सिंगल डबल या डॉट खेल भी जाते, कोई मसला नहीं था। क्योंकि दूसरी तरफ से आप चौके लगा रहे, इससे पहले जब ये आउट हुआ है, इससे पहले जो फास्ट बॉलर का ओवर था उसमें 1 या 2 चौके इसने लगाए हैं, तो जल्दी नहीं थी। तो ये जो रीजन मुझे नजर आती है ना, इसकी रीजन के पीछे एक ही हाथ नजर आता है मुझे कि स्ट्राइक रेट बढ़ाएं। और ये मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यार आपने उसके ऊपर प्रेशर डाल के काम कर करके ना, उसकी जो बैटिंग थी ना, वो भी आप उसको खराब कर देंगे। नहीं सोचें, पावर हिटर नहीं बन सकता, ये नहीं छक्के मार सकता। अगर आप इसको कहते हैं कि छक्कों वाला प्लेयर तो 170 के स्ट्राइक रेट, भाई नहीं है, वो डिफरेंट क्रिकेटर है। ये मैंने जिन प्लेयरों के नाम बताए, ये सब बाबर टाइप जैसे प्लेयर हैं। ये नहीं हिटर बन सकते, ये नहीं पावर हिटर बन सकते। विराट कोहली को छोड़ के नहीं, विराट कोहली की छोड़ के नहीं, विराट बाबर आजम सीनियर है। नहीं, वो सीनियर जूनियर की बात नहीं कर रहा, प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं सीनियर जूनियर की बात नहीं कर रहा भाई, मैं टाइप के प्लेयर की बात कर रहा हूं। विराट कोहली भी कोई पावर हिटर थोड़ी है भाई, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने प्लेयर बताएं, ये पावर हिटर नहीं है। तो इनको अपना गेम खेलने दो भाई, बाबर आजम को उसका गेम खेलने दो जो वो खेलता है। एक और मैच जिसमें 50 रन उन्होंने किए, 5 अप्रैल 2025 को ये हुआ, न्यूजीलैंड ने मुकाबला। इसने बाबर आजम कैसे आउट हुए 50 रन करने के बाद। और ये इसमें ख़ास बात ये है कि देखिए, जीत के लिए पाकिस्तान को चाहिए 157 रन और 111 बॉल्स हैं। ठीक है, तो बाबर आउट हुए ऐसे मौके पर जब उनकी जरूरत। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको। अब बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, जब वो तेज खेलने जाता आउट होता है तो सारे कहते हैं कि जी गलत आउट हो गया। जब वो आराम से खेलने की कोशिश करता है, सब कहते हैं अपने लिए हो गया। जब वो जल्दी आउट होता है, सब कहते हैं जी सीनियर है, जल्दी आउट हो गया। भाई मेरा सिर्फ ये लोगों से रिक्वेस्ट है, कहां पे आप लोग कंफर्टेबल हैं उसके,
आप यहां पे कंफर्टेबल हैं, जो कि आप पूरी कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट से इसको फारिग कर दो हर फॉर्मेट से, जो कि पूरी कोशिश हो रही है। तो एक चीज बता दो ना, किस हाल में खुश हो, किस हाल में खुश हो। अच्छा मुझे एक बताएं, कितने लोगों ने तारीफ कर दी बाबर आजम और रिजवान की लास्ट मैच में? कितने लोगों ने तारीफ की? उसमें भी लोग कह रहे होंगे को जी 47 रन किए, इतना सीनियर, और रिजवान ने 50 किए। किसी ने नहीं ये बोला होगा कि भाई वो पार्टनरशिप की वजह से जीते हैं आप, वो पार्टनरशिप लगी तो आप जीते। ठीक है, हर एक चीज में नुक्ता निकालना है उसका, बस। मैं सुने, मैं अपने लोगों को समझ गया हूं, और ये मैं लिख के भी आपको दे सकता हूं कि बाबर आजम की चीजें इनको पसंद ही नहीं है। ठीक है, बस चाहे वो जो मर्जी कर ले। आगे चलते हैं जी। हैमिल्टन में मुकाबला हुआ 2 अप्रैल 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसमें बाबर आजम 1 रन बनाकर इस तरह से आउट हुए। ये बॉल ही अच्छा था, ये तो ये बॉल ही अच्छा था और बहुत जल्दी आउट हो गए थे। जल्दी आउट हो गए, लेकिन बॉल ही अच्छा था। ये बॉल अच्छा था। चले इस पर बात ही नहीं करते, बॉल बहुत अच्छा पड़ा था। अब आ जाइए, इनका जो 5वां जो डिसमिसल है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में, वो 29 मार्च 2025 को नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 78 रन बना चुके थे। ये बाबर आजम 78 रन बना चुके, और अगेन 69 बॉल्स बाकी हैं और 96 रन बाकी हैं। तो बाबर आजम एक मौके पर फिर ये चांस बहुत अच्छा लिया था। ये वो ग्राउंड है, इसमें मैं भी जा चुका हूँ। बहुत छोटा है, लेग स्टंप इसका बहुत छोटा है, तो उसने पूरी कोशिश अच्छी की थी कि छोटा है, पीछे मारूं उसको, वो नहीं लगा। और आप ये देखो, ये तो आपने 4-5 आउट दिखाए। मैं जो आखिरी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ 2022 में हुआ, 23 में हुआ, उस टाइम से मैं कह रहा हूं, उस वर्ल्ड कप से ये अपनी गलतियों से आउट हो रहा है। उस वर्ल्ड कप की इनिंग्स भी आप किसी दिन निकाल दे, अपनी गलतियों से आउट हो रहा है। बीच का बॉल खेल जाता है, खिंचे हुए बॉल पे मारता है, मिड विकेट पे आउट हो रहा है, अपनी गलतियों से आउट हो रहा है। बॉलर आउट नहीं कर रहा है। उस वर्ल्ड कप से मैं कह रहा हूं, उसके बाद से लेकर आप कल तक की भी इनिंग निकाल लें, ज्यादातर ये अपनी गलतियों से आउट हो रहा है, जल्दबाजी से आउट हो रहा है। और एक चीज इसकी मुझे अच्छी लगी, कल का मैच में फिर मिस्टेक कर गया था, लेकिन पिछले मैच में जो 47 की फास्ट बॉलर पे आपने देखा होगा, क्रॉस नहीं गया, ये सीधा आ रहा था, सीधा खेल रहा था, सीधा। ये एक थोड़ा सा चेंजिंग मुझे नजर आई है कि अर्ली वो ऑन नहीं गया फास्ट बॉलर पे, तो ये कुछ थोड़ा सा मुझे लगा। बाकी भाई खेलने दो यार, उसको खेलने दो, अपनी क्रिकेट खेलने दो। आपके ख्याल में T20 टीम में आते हैं वो? आते हैं, एशिया कप की ये अब मुझे नहीं पता कि फखर जमान की क्या सूरत हाल है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आप सीनियर से सीनियर को ले जाना चाहते हैं तो फिर उसकी जगह बनती है, फिर जगह बनती है। बाबर और रिजवान दोनों की या सिर्फ एक? रिजवान का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हारिस के साथ ये कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आपको लगता है बाबर? देखिए बाबर आजम, सुन लें, अगर बाबर आजम को आप एशिया कप में लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है ओपन करेगा, तो फिर जब ओपन करेगा तो वो फिर जाहिर सी बात है खुली क्रिकेट ही खेलेगा, जो आप उससे एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। वो रोक के तो खेलेगा नहीं सर्किल में, तो फिर अगर आप उसको लेके जाते हैं तो फिर शायद वो रन्स कर जाए, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है यार। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, बार बार बोलूँगा, सिर्फ 100, अब वो कब उसकी किस्मत में है क्या है, 100 करेगा, आप इसकी बैटिंग का स्टाइल ही डिफरेंट हो जाएगा खेलने का। आप बोलेंगे नहीं यार ये वही बाबर आजम है जो 28-30 इनिंग से या 2-2.5 साल 3 साल से कुछ नहीं कर रहा। इसके ऊपर प्रेशर इसने बहुत लिया हुआ। मैंने 100 बहुत टाइम हो गया। अब इसके ऊपर एक और प्रेशर है कि सईद अनवर उनका 2000 है, मेरे 1900 हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर कि अगर आप स्कोर 100 करेंगे तो इतने बड़े वर्ल्ड टॉप क्लास लेजेंड के आगे आप लग जाएंगे साथ, ठीक है। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी फलाने के, ओ भाई बस कर दो यार। बाबर आजम जिस टीम में खेल रहा है उस टीम में आगे पीछे कोई प्लेयर नहीं है भाई, उसमें रह के वो इतने रन कर रहे हैं। मुझे लगता है आप जल्द ही बाबर आजम को बाबर आजम कहना शुरू कर देंगे। नहीं, बाबर आजम नहीं कहना शुरू करूंगा, सपोर्ट करें। मैं सिर्फ कहता हूँ सपोर्ट करो भाई उसको, कोई भी किसी को भी सपोर्ट करो, किसी नए लड़के को भी सपोर्ट करो, अच्छा सपोर्ट करो, ये सबको सपोर्ट करो यार। ये पाकिस्तान की टीम है, हमारी टीम है, बाबर की टीम तो नहीं है। होना यार, पर्सनल क्यों हो रहे हैं? 11 लोग हैं, पर्सनल क्यों हो रहे हैं? हमारे कोच भी नए आए हैं, उनको भी सपोर्ट करें। टेक्निकल नहीं, ये तो कोच भी है, नहीं, देखिए बात सुने भाई, देखिए मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ भाई, नहीं मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आप जो आपके टीम में जूनियर लड़का आता है ना, वो कुछ नहीं खेला होता, ठीक है। हमारे जूनियर कुछ नहीं खेले होते, लेकिन जब आप अपने हेड कोचेस को लेके आते हैं ना, इतना पैसा देके जब आते हैं वो, तो भाई उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, इतने बड़े बड़े ब्लेंडर करेंगे तो फिर उन्हीं पे उंगलियां उठेंगी। क्यूरेटर टोनी हेमिंग्स तो चले गए, तो ये उनका पता नहीं चला क्यों गए, लेकिन वो रिजाइन कर गए। नहीं तो ये एक और फॉरेनर गए हैं, खबर ये आई है कि बांग्लादेश गए हैं वो, लेकिन
नहीं, मुझे ऐसा भाई, ये मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी लगता है, किसी ने बोल दिया है कि भाई हमने आपको जरा बुलाया था थोड़ी फास्ट पिचेस बनाने के लिए, अब आप जाए, हम स्पिन ट्रैक पे क्रिकेट खेलेंगे, मुझे लगता है। जो भी है, लेकिन एक अच्छी चीज़ हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कोचेज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के कोचेज़ हैं, उनका इंटरव्यू का सिलसिला शुरू होगा कल से कराची में। और इन सबसे अच्छी बात तनवीर साहब ये है कि कोचेज़, जो डिस्ट्रिक्ट के कोचेज़ हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, वो भी अपीयर होंगे इंटरव्यू में। और जिन्होंने दरखास्तें दी हैं, ये वही सिलसिला है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डोमेस्टिक डायरेक्टर हैं उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था। तो इसकी मेरे पास ये तफसील आई है कि इनको बता दिया गया है कि कैसे इंटरव्यू होगा और क्या क्या आपने करना है। 15 मिनट का इंटरव्यू है टोटल। इंटरव्यू विल कंडक्ट अ 1-on-1 प्रैक्टिकल कोचिंग सेशन होगा 10 में, उसमें 30 मिनट का प्रैक्टिकल कोचिंग सेशन होगा। देखिए ये बहुत, देखिए बात सुने, और ये तफसीलात बाकी देखें ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा तब मज़ा आएगा। जब इम्प्लीमेंट होगा तब मज़ा आएगा। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे करना आसान काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं ना, तो आपके दोस्त यार हैं कोचेज़ यार। नहीं, अब ये तो सुन तो ले, अब मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, जब दोस्ती यारी सामने आती है ना, तो उसको मना करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इसीलिए तो चीज़ें ख़राब हैं हमारी। नहीं, लाहौर से शाहिद असलम साहब आ रहे हैं सर कल। सर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ना मैं किसी की बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं पिछले कोई 20 साल से देख चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी टेस्ट हो, कोई भी डॉक्टरी मसला हो, कोई भी कोचेज रखने हो, फलाना रखने हो, ये रखने हो, फिटनेस टेस्ट पास करना हो, सब कुछ ये सब हो जाता है। तो मोहसिन नकवी साहब को सब हो जाता है, या अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब को मशवरा देते हैं आप? तो रोज मशवरा देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं यहाँ जब भी बात करता हूं, क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं तो यही मशवरा दे सकता हूं, मैं चेयरमैन साहब को यही मशवरा दे रहा हूं कि ये इंप्लीमेंट होगा तो तब मजा आएगा, वरना पता नहीं कुछ चीज़ों का इनको पता हो या ना हो, नीचे से सब अपना सेटिंग करके कुछ करके आ जाएंगे, वापस हो जाएगा सब कुछ। जो मैं ये इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैं तो कब से देख रहा हूं ये चीज़ें, ठीक है, इसीलिए हमारा सिस्टम बेहतर होता ही नहीं है। मज़ा उस टाइम आए ना मुझे, जो लोग देखें, मैं आपको क्या बताऊं, फिर लोग बोलेंगे अपनी बात करता है। मेरी क्यों सलाम दुआ नहीं है लोगों के साथ, क्यों मेरी दोस्ती यारी नहीं है? क्योंकि मेरी जिसके साथ भी अगर दोस्ती यारी होती है ना, मैं साफ उसके मुंह पे कह देता हूं, भाई आप गलत हैं, बात उसको अच्छी मेरी लगे या ना लगे, गलती मानते नहीं है, ठीक है, गलती मानने की बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से ही कहता हूं, भाई आप गलत है, मुझे मानते नहीं है। सुन लें, तो मसला ये है कि चीजें सिस्टम वहां बेहतर होगा जहां पे आप मेरिट का काम करने आएंगे ना, आप बोलेंगे भाई आपसे मेरी जितनी भी दोस्ती है, आप यहाँ पे तो हकदार नहीं हैं। शुरू नहीं हुआ ना, जब ये चीजें होंगी, देखिए बात सुने, ऐसा पहले भी तो नहीं हुआ कि आपको कोचेस को पहले बता दिया होगा कि ठीक है, ये आपसे पूछेंगे भाई तैयारी, ये चीजें पहले कभी नहीं हुई। मैं आपको कोचेस के नाम भी बताऊंगा, सुन ले मेरी बात, कराची के, सुन ले ना, बताएं आप, मैं क्या बोलूं, ऑफ कैमरा बताऊंगा, छोड़ देना, मुझे पता है आप किस किस के नाम लेंगे, छोड़ें, सुने मेरी बात, ये चीजें पहले कभी नहीं हुई, इससे पहले और चीजें भी हो चुकी हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये दोस्ती यारी सलाम दुआ ही बर्बाद कर रही है हमारे सिस्टम को भाई, समझ आई? तो ये जब ये चीजें, हल क्या है इसका हल ये खुद ही पता चल जाएगा, मेरिट पे लोग पता चल जाएगा, तो इंतजार तो करो। दोस्ती यारी साइड पे रख के चलो, हो गई दोस्ती यारी साइड पे रख के चलो, जो सिस्टम जो बना है ये पूरा डॉक्यूमेंटेड होगा, हर चीज का इसमें लिखा हुआ होगा। दोस्ती यारी साइड पे रख के चलो। एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के टोटल 15 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसके बाद 1-to-1 सेशन होगा जो कि 30 मिनट का होगा। एप्लीकेंट्स को कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए, पावर पॉइंट। एप्लीकेंट्स से ये भी कहा जा सकता है कि वो अपना लैपटॉप लेकर आएँ, एप्लीकेंट से ये भी कहा जाएगा कि अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वो दिखाएं, प्रूफ करें लेवल ऑफ क्रिकेट प्लेड, और एप्लीकेंट शुड कम इन ट्रेनिंग किट along with their own coaching bag and equipment। अच्छा, इसमें से एक चीज भी अगर किसी कोच के पास नहीं हुई, क्या वो पास हो जाएगा? नहीं, ये चीजें तो जरूरी है ना। सुन तो ले, मैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को एक और मैसेज दे रहा हूं, आखिरी बात, ये कैमरा भिजवा दें, वहां पे कैमरा भिजवाएं, कैमरा होगा वहां पर, दिखाएं कैमरा मीडिया का नहीं होगा लेकिन पीसीबी का कैमरा, पीसीबी का कैमरा हो, कैमरा लगा हुआ हो, सारे काम हो रहा है, गारंटी, बस ये कैमरा होगा जी। ये तो बात खत्म हो गई। आज के प्रोग्राम में तफसील से हमने
दूसरे वनडे पर बात की, उसके अलावा बाबर आजम की टेक्निक पर बात की और शाहीन अफरीदी का फ्लॉ इन्होंने बताया और उसके अलावा उसका हल ही बताया। चलते चलते हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोचिंग का सिस्टम पर बात की और पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम को एक मरतबा फिर मुबारकबाद की। उन्होंने अपना दौरा आयरलैंड ख़त्म किया और जीत पर ख़त्म किया। मुनीबा अली ने दूसरी सेंचुरी बनाई अपनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे हम। खुदा हाफिज़।